नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल पार्लियामेंट के अंदर एक नया बिल प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है। और प्राइवेट मेंबर बिल मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लेरिफाई कर दूं, जो नए स्टूडेंट्स रहते हैं या जिनको सरकार का आइडिया नहीं होता। हमारे पास तीन ऑर्गन हैं। तीन ऑर्गन्स में पहली पार्लियामेंट आती है जो सबके लिए कानून बनाती है, अपने लिए भी कानून बनाती है। दूसरी ऑर्गन जो पार्लियामेंट से कानून बनता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार होती है। यानी कि पार्लियामेंट और सरकार दो अलग अलग बॉडी हैं। और पार्लियामेंट जब हम कहते हैं तो उसमें तीन बॉडी होती हैं। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा है, पार्लियामेंट का मतलब राज्यसभा है, और प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कई एक रोल होते हैं, इसलिए लेजिस्लेटिव फंक्शन में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। इसीलिए जब पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होने के बावजूद वो कानून का स्टेटस तब तक नहीं लेता जब तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन नहीं होते। यानी कि जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक उसको नहीं मानते। राष्ट्रपति के दस्तखत इसीलिए कहा जाता है कि पार्लियामेंट का मतलब है तीन चीजें। और भारत में जो सिस्टम है, पार्टीशन ऑफ पावर है या डिवीजन ऑफ पावर है, उसमें पार्लियामेंट सर्वोच्च है। एक, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना सरकार का काम है, और सरकार के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है उसको क्रॉस चेक करना जुडिशरी का काम है। हालांकि ये नया ट्रेंड चला है कि जुडिशरी अब कानून भी बनाने लगी है, जो उसका रोल कभी नहीं था। वो केवल उसको इतनी पावर है कि वो अपने कोर्ट्स को, जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उनके रेगुलेशन के लिए कानून बनाने की उसको पावर होती है। बाकी में उसको पावर नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि ये हो रहा है। जैसे तमिलनाडु का मामला आया, जो अभी दो जजेस ने कहा कि नहीं हम कानून पास कर देते हैं। बाद में 5 जजेस की बेंच को रेफरेंस में बैठना पड़ा और कहना पड़ा कि ये पावर हमारे पास नहीं है। 5 जजेस ने बिल्कुल क्लैरिफाई किया कि ये हमारी पावर का मिसयूज है। खैर, तो वो दुर्भाग्य है हमारे लिए। लेकिन जुडिशरी का काम था कि जो सरकार ने किया है, जो सरकार एग्जीक्यूट कर रही है या नहीं कर रही है, या उसको गलत मिसयूज कर रही है, उसको क्रॉस चेक करते हुए ऑर्डर करें और ये सुनिश्चित करें कि पार्लियामेंट का जो इंटेंशन था, पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया था, वही इंप्लीमेंट हुआ है, वैसे ही इंप्लीमेंट हुआ है। खैर, हम सरकार और उनकी बात अलग कर लेते हैं, हम पार्लियामेंट पर आ जाते हैं। अब पार्लियामेंट में जनरली लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इट्स इन बिल प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पास करवाती है। तो गवर्नमेंट को इसलिए कहते हैं क्योंकि लोकसभा में गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी होती है, और राज्यसभा में भी अगर उसके पास मेजॉरिटी है तो वो पास कर लेगा। लोकसभा में तो मेजॉरिटी होती ही होती है, 100% होती। जिस दिन लोकसभा की मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी उस दिन सरकार गिर जाएगी। तो कोई भी कानून लोकसभा से पास करना है, सामान्य बहुमत से पास करना है, तो सरकार पास करवा लेती है क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी होती है। बहुत बार वो बिल राज्यसभा से गिर जाते हैं क्योंकि राज्यसभा में आवश्यक नहीं है कि सरकार के पास मेजॉरिटी हो, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि राज्य की जो विधानसभाएं हैं, विधानसभा का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है। राज्यसभा जब बनी थी तब उस समय प्रिंसली स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होना था वहां पर, कि प्रिंसली स्टेट्स वहां पर रिप्रेजेंट करेंगी, और लोकसभा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन से करेगी और राज्य भी उसको अनुमोदन करेंगे। बाद में प्रिंसली स्टेट्स हमारे यहाँ खत्म हो गई और सभी विधानसभाएं बन गई, तो विधानसभा के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा में आते हैं। यानी कि अगर राज्यसभा उसको पास करती है तो यह मान लिया जाता है कि सभी विधानसभाओं ने भी उसको पास कर लिया है, क्योंकि विधानसभा का रिप्रेजेंटेशन उसमें होता है। और लोकसभा ने पास किया है, यानी कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन लोगों का होता है। जो लोकसभा के सदस्य आते हैं तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन से भी पास हो गई, और राज्यों के जो इश्यू हैं वो राज्यसभा से भी पास हो गए, या राज्य भी उसको स्वीकार करते। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें लोकसभा और राज्यसभा की हमें मेजॉरिटी चाहिए होती, और 50% राज्यों की अलग से भी हमें कंसल्टेशन चाहिए होती। खैर, अब जब बिल आएगा तो बिल आवश्यक नहीं है सरकार लेकर आए। बिल तो जो भी पार्लियामेंटेरियन है वो बिल लेकर आ सकता है, और जो बिल पास हो गया है पार्लियामेंट के द्वारा, वो कोई भी मतलब है सरकार को मानना मजबूरी है। अगर वो बिल विरोधी लेकर आए थे, प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे, तो भी, और वो पास हो गया, तो भी इसको मानना सरकार की मजबूरी, क्योंकि सरकार केवल रिप्रेजेंटेशन करती है।
हाउस के अंदर कि भाई सरकार का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सरकार जवाबदेही है, लेकिन सरकार का काम नहीं है कानून पास करना। सरकार का काम है कि वो इंप्लीमेंट करेगी कानून। अगर उसको चाहिए तो वो पार्लियामेंट में ही लेकर आएगी। वो अलग बात है कि आर्टिकल 123 में हमने पावर दे रखी है कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन कोई देश में हो तो क्या करे, तो फिर वो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट से पास करवा सकती है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस की जो उम्र होती है वो भी संसद के बैठने के 6 हफ्ते रहती है। यानी कि संसद जिस दिन बैठेगी, नई जो ऑर्डिनेंस लेकर आए, उसके बाद जिस दिन संसद बैठेगी उस संसद में आपको पास करवाना ही पड़ेगा। अगर उस संसद में आप पास नहीं करवा पाते हैं, एटलीस्ट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, पास होना पाए। अगर वो प्रेजेंट नहीं हो पाती है, नहीं करती है सरकार, तो फिर सरकार के द्वारा यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस पास होता है वो अपने आप शून्य हो जाता है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट कर चुका है बिहार के मामले में, क्योंकि बिहार ने किसी कानून को, उस समय लालू जी की सरकार हुआ करती थी, 23 या 24 बार उस किसी कानून को वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से ले आए थे, कभी हाउस में लेके ही नहीं गए। तब वो सुप्रीम कोर्ट में केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, आपने अगर ऑर्डिनेंस पास कर लिया है तो आपको वो सदन पर रखना ही पड़ेगा। अगर आप सदन पर नहीं रखते तो वो ऑर्डिनेंस अपने आप शून्य हो जाएगा और उस तरह का वो ऑर्डिनेंस दोबारा लाया भी नहीं जा सकता। तो आप सदन पर रख तो दीजिए ही, पटल पर रख दीजिए। वो गतिविधि अवरोधों की वजह से उस सेशन में पास नहीं हो पाता, ये डिफरेंट बात है, अगले सेशन में पास हो जाएगा। मैं ये सारी कथा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जो बिल आया है प्राइवेट मेंबर, वो मुझे लगता है कि हमारे देश में संदेश देने वाला है और देश की इस समय की आवश्यकता भी है। हालांकि लाए कांग्रेस के एक सदस्य मनीष तिवारी जी हैं और वो 2 बार पहले भी ला चुके। पहले एक बार वो लेकर आए थे जब उनकी सरकार हुआ करती थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार होती थी, तब 2010 में लाए थे। कांग्रेस को वो स्वीकार कभी नहीं हो सकता। फिर वो 2021 में लेकर आए थे, तब भी इसको स्वीकार नहीं किया गया था। अभी वो इस बार फिर उस बिल को लेकर आए, लेकिन मुझे लगता है कि उनके बिल पर विचार करना चाहिए और उनके बिल को समर्थन भी मिलना चाहिए, क्योंकि देश की आवश्यकता है। वो बिल एंटी डिफेक्शन को लेकर है और एंटी डिफेक्शन को लेकर कोई सामान्य बात नहीं है। एंटी डिफेक्शन के लॉस की अगर हम बात करते हैं तो संसार के बहुत बड़ी डेमोक्रेसियां सब एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर हैं। एशिया में अगर 48 देशों की हम बात करें तो उनमें से 13 बड़े देश वो सब एंटी डिफेक्शन लेकर आए हैं, जहां पर ये उथल पुथल चलती रहती। अफ्रीका में तो 50% देश ऐसे हैं, कीनिया, घाना, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, युगांडा और ये जो बड़े बड़े कंट्री हैं, जिम्बाब्वे सहित, वो भी इसको लेकर आए हैं। यूरोप में भी अब हम मानकर चलें कि ज्यादातर कंट्रियों में ये कानून है। अब एंटी डिफेक्शन का, मैं एंटी डिफेक्शन की बात कर रहा हूं। भारत ने भी 1985 में 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए थे। 1985 में इसलिए लेकर आए होंगे क्योंकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे और राजीव गांधी को अनुभव था नहीं और कांग्रेस के अंदर बहुत सारा विरोध चल रहा था। उस समय भी विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो खेमा था या जो दूसरा खेमा है, वो लगातार राजीव गांधी की कार्यविधि पर प्रश्न खड़े कर रहा था, क्योंकि राजीव गांधी की कार्यविधि कुछ ऐसी थी कि वो उस समय ज्ञानी जैल सिंह को, जो कि राष्ट्रपति थे, उनको भी सूचना देना नहीं चाहते थे और उनको लगता था कि नहीं, वो एक राजा के बेटे हैं और राजा का बेटा जो तय कर लेगा वही अंतिम है। तो फिर सांसद विरोध करेंगे क्योंकि 85 से पहले ये कानून ही नहीं था। संसद में कोई बिल आया, कोई बिल आने के बाद संसद में उस पर चर्चा होगी, वोटिंग हो जाएगी, वो पास हो जाएगा। लेकिन अपनी ही पार्टी के लोग अगर विरोध करते हैं तो सवाल खड़ा हो जाएगा। और राजीव गांधी का अपनी पार्टी के लोग विरोध करते हैं तो उसका मतलब यह निकाला जाता है हमेशा से कि अगर अपनी ही पार्टी के लोग या बिल सरकार पास नहीं करवा पाई, इसका मतलब यह हो गया कि वो नो कॉन्फिडेंस में आ चुकी है, यानी कि सदन में उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। क्योंकि सरकार की खास बात यह होती है कि उसका लोकसभा में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी कि 50% से ऊपर उसके पास सदस्य होना चाहिए, वही सरकार में रहने का अधिकारी होता है, नहीं तो सरकार में नहीं रह सकता। तो सदन में जो 50% वोट नहीं है जिसके, या जो बिल वो पास नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये हो गया सरकार के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसने ये बिल लेकर आए हैं, उनका समर्थन अब उनकी पार्टी के लोग भी नहीं कर रहे हैं। और चूंकि उनकी पार्टी के लोग उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसलिए सरकार माइनॉरिटी में है। सरकार माइनॉरिटी में है तो गिर जाना चाहिए, ऐसा एक इंटरप्रिटेशन किया जाता है और होता भी ऐसा ही।
इसलिए राजीव गांधी सरकार उस समय एंटी डिफेक्शन ले आई। एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है कि पार्टी की लाइन के विरोध में वोट नहीं डाला जा सकता, और अगर कोई पार्टी की लाइन के विरोध में वोट डालेगा तो फिर वो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसको हम लोग अब 1985 का संशोधन कहते हैं, जिसको पार्लियामेंट्री 10वीं अनुसूची का संशोधन था। 10वीं अनुसूची को संशोधित करके एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आई थी सरकार। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होने के दो प्रकार हैं। एक तो यह है कि सरकार कानून लेकर आई है, सरकार ने कानून पास करवा दिया है, कुछ लोगों को लगा तो वो पीआईएल वगैरह लेकर जाते हैं उस कानून के खिलाफ और कहते हैं देश के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, इसलिए सुन लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ही 1973 में आई, लेकिन उससे पहले क्या था? तो उससे पहले ये सब कुछ बवाल नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आया तो क्या होगा? प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए तो वो हो जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने का दूसरा तरीका यह है कि किसी राज्य में किसी स्थान पर कोई विवाद पैदा हो गया, और विवाद पैदा हुआ, वो होते होते या तो हाई कोर्ट गया, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट सीधा चलाया, और सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच उसको सुनती है, और सुनने के बाद उसको लगता है ये संवैधानिक मामला है। संवैधानिक मामला होने के नाते वो 3 जजेस को भेजती है। 3 जजेस ये तय करते हैं कि ये संवैधानिक है कि नहीं है। तो 3 जजेस फिर जब ये तय कर देते हैं कि ये संवैधानिक मामला, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चाहिए, तब वो चीफ जस्टिस के पास जाती है, और चीफ जस्टिस रोस्टर मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, इसलिए फिर वो 5 जजेस की बेंच अपॉइंट करता है। अगर पुराना जजमेंट 5 जजेस की बेंच का है और 3 जजेस को ये लगता है कि ये 5 जजेस की बेंच का जो मामला है ये अभी इस हालत में ठीक नहीं है, तो फिर चीफ जस्टिस के पास जाएगा, तो चीफ जस्टिस उस पर 7 जजेस की बेंच अपॉइंट करेगा। 7 का है तो 9 करेंगे, 9 का है तो 11 करेंगे, 11 का है तो 13 करेंगे। और अब अगर केशवानंद भारती के अगेंस्ट में चला जाता है तो फिर 15 या 17 अपॉइंट होंगे। जिस समय केशवानंद भारती आया था उस समय सुप्रीम कोर्ट में जज ही 18 हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में 34 हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि अभी 33 जजों की भी बेंच बनाई जा सकती है, 31 जजों की भी बेंच बनाई जा सकती, और होता भी है जब कोई रिटायरमेंट का किसी जज का नंबर आता है तो पूरी फुल बेंच बैठती है। पूरी बेंच का मतलब सारे जजेस वहां बैठते हैं। किसी के इंतकाल हो जाता, किसी की मृत्यु हो जाती है पूर्व जज की, तो उसकी श्रद्धांजलि में भी सारे जजेस बैठते हैं एक ही चीफ जस्टिस की अदालत में। खैर, वो विषय थोड़ा हटके है, लेकिन यहां पर जो सवाल पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ उस समय माहौल था, और माहौल होने के नाते राजीव गांधी ने यह कानून पास कर दिया कि व्हिप होगी, यानी कि पार्टी के पास जो सदस्य हैं, और राजीव गांधी तो चूंकि मृतक आश्रित थे, मृतक आश्रित होने के नाते सबसे बड़ी सरकार आज तक जीत कर जो आई वो राजीव गांधी की सरकार बन के आई थी। मृतक आश्रित होने की वजह से उनको ये खतरा हमेशा से रहा कि भाई मैं तो उत्तराधिकारी तो हूं, वंशज तो हूं, लेकिन नाकाबिलियत उनके दिमाग पर चढ़ी रही होगी, और नाकाबिलियत का मतलब यह है कि फिर दूसरा खेमा उन पर दबाव बनाता होगा, और इसलिए उनको लगा कि कानून ही पास कर लेते। उन्होंने कानून पास कर लिया। कानून पास करने का मतलब बिल्कुल साफ था कि कोई भी सदस्य अब उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने 10वीं अनुसूची में जो इन सबको डील करता है, 10वीं अनुसूची में संशोधन कर लिया, और 10वीं अनुसूची में संशोधन करके व्हिप का एक फॉर्मूला डाला, और ये कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है मतलब अगर वहां एंटी डिफेक्शन का कोई मामला आता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये मामला चेयरमैन के द्वारा डिसाइड किया जाने, लोकसभा का स्पीकर उसको तय करेगा, और लोकसभा के स्पीकर का फैसला अंतिम फैसला होगा। ये बात क्लियर हो गई कि अब लोकसभा के स्पीकर का फैसला अंतिम होगा, और सामान्यतः लोग यही समझते हैं, आज भी लोग यही कहते हैं। लेकिन यह फैसला उस समय चैलेंज हो गया कि हो तो होलोहोन, बस इस 1992 में इसका जजमेंट आया। हुआ क्या था, और ये एंटी डिफेक्शन का अब तक का सबसे बड़ा कानून है, कि तो होलोहोन उसको कहते हैं। इसका साइटेशन बना था AIR 1993, सुप्रीम कोर्ट 412, और एससीसी में भी, फर्स्ट एससीसी 309 में भी 1992 में ये कोड हुआ था, 1993 में AIR में कोड हुआ था। 5 जजेस की बेंच हुआ करती थी। ऑनरेबल जस्टिस वेंकट चलैया के विषय में मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना जो आने वाली हैं, तो मुझे कोई बता रहा था कि ये उनकी बेटी है या उनके परिवार से, मतलब उनकी बेटी है। खैर, ये 5 जजेस की बेंच में आया, 1992 में तय हुआ। अब
एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था, उसको सरकार ने वेरीफाई, मतलब उसको कोर्ट ने वेरीफाई कर दिया और कोर्ट ने कहा कि भाई ये अपहेल्ड है, मतलब इसको इसको हम मान्यता स्वीकार करते हैं, सरकार को करने का अधिकार, एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए। पार्लियामेंट में जिस विधि से, जिस पार्टी से वो चुनकर आया, उस पार्टी की व्हिप के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, वो उसमें है। लेकिन जो पैराग्राफ 7 हुआ करता था 10वीं अनुसूची में, जो संशोधन कर दिया गया, उसको अवैधानिक घोषित कर दिया। यानी कि क्योतो होलोहन ने यह कहा कि पार्लियामेंट के स्पीकर के द्वारा भी अगर कोई निर्णय हो गया है या फिर उपराष्ट्रपति के द्वारा यानी कि चेयरमैन के द्वारा राज्यसभा में कोई निर्णय हो गया है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी से भी, वो जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा होगा। क्योंकि संशोधन में यह कहा गया था कि स्पीकर या चेयरमैन के डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिसीजन शब्द जहां पर जुड़ा होगा वो सब कुछ हमको रिव्यू करने का अधिकार है। अब 5 जजेस की बेंच ने यह कह दिया कि ये जो संशोधन है जिसमें यह कहा गया है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता स्पीकर के डिसीजन का, यह अवैधानिक है। इसलिए एक सामान्य बात समझ लीजिए कि अगर कोई भी डिसीजन, चाहे ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे क्वासी बॉडी के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा के द्वारा ही डिसीजन लिया जा रहा हो, डिसीजन मतलब कि उनके विषय में बिल पास करना जो है वो अलग बात है। तो जो भी डिसीजन लिया जा रहा है जिसमें कि लीगल प्रिंसिपल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनकी सुनवाई हो रही है, वो सारे मामले सुप्रीम कोर्ट को सुनने का अधिकार है। और ये कह दिया कि पैराग्राफ 6 और पैराग्राफ 7 अब वैलिड नहीं है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा। बात ठीक हो गई। क्योतो होलोगन ने एक प्रिंसिपल दे दिया। अब ये जो लेकर आए हैं मनीष तिवारी, इसमें बड़ी भारी, मतलब बहुत गूढ़ता, गहराई है और मुझे लगता है कि भारत सरकार को, देश को उसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि इसके अलावा बहुत बड़े बड़े केसेस एंटी डिफेक्शन के सुप्रीम कोर्ट में आते रहते हैं। आपको याद होगा 2010 कर्नाटका में 11 बीजेपी एमएलए का मामला आया था। गोवा में भी ऐसा ही कुछ मामला आया था 2019-20 में। अभी रिसेंटली है 10 कांग्रेस के एमएलए इधर से उधर हो गए थे, 15 में से 10 कट गए। राजस्थान में भी जब पायलट ग्रुप का ये मामला आया था, सचिन पायलट बनाम स्पीकर, तब 2020-21 में भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया था। 18 कांग्रेस के विधायक इधर उधर हो गए थे। मध्य प्रदेश में 2020 में आया, जब आपको याद होगा जब ये कमलनाथ बैठ गए थे तो इधर से उधर चले गए। महाराष्ट्र का इलस्ट्रेशन सबके सामने है। 2022-23 में सरकार ही बदल गई थी पूरी, शिवसेना स्प्लिट हो गई थी। वो भी सुभाष देसाई का मामला, वो बहुत इंपॉर्टेंट मामला था जो रिसेंटली डिसाइड हुआ 39 शिवसेना के एमएलएओं का। मणिपुर में ऐसा, मतलब तेलंगाना, सब जगह ऐसे विषय आते हैं जो एंटी डिफेक्शन के बनते हैं। और मामला यहां पर बनता है कि एक विप प्रमुख रहता है, विप प्रमुख जो है वो तय करता है। अब इसमें जब 2019 का ये जो महाराष्ट्र वाला केस आया, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया था, तय कर दिया था, ऑनरेबल जैसे चंचूड़ उस समय हुआ करते थे, उन्होंने ये बात तय कर दी कि पॉलिटिकल पार्टी प्रिवेल करेगी, लेजिस्लेटिव ग्रुप प्रिवेल नहीं करेगा। लेजिस्लेटिव ग्रुप का मतलब चुने हुए जो सदस्य आते हैं, सपोज हाउस में चुने हुए 50 सदस्य आए, 50 में से वो 2/3 टूटना चाहते हैं और तोड़कर एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो विप किसकी जारी होगी, विप पुरानी वाली की या नई वाली की? तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा पॉलिटिकल पार्टी प्रिवेल करेगी। पॉलिटिकल पार्टी से मतलब है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का विप होगा वो प्रिवेल करेगी, पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी फुजोरिटी नहीं करेगी। शिवसेना का मामला ऐसा था कि उसमें पार्टी भी टूट गई थी। तो असली कौन नकली कौन, इसका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। इलेक्शन कमीशन तय कर चुका है कि असली पार्टी जो है वो शिंदे ग्रुप माना जाएगा, लेकिन अभी वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसको लेकर अक्सर शिवसेना यूबीटी या उद्धव ठाकरे वो लगातार उसको मेंशनिंग होती रहती है कि साहब अब चुनाव इसका होने वाला है तो तय कर दीजिए, उसका होने वाला सिंबल तय कर दीजिए, कुछ ना कुछ होता रहता है। हम उस विषय पर नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये आता है कि भाई पार्टी का जो विप है वो उस समय तो समझ आती है कि भाई जो कानून जो हाउस के अंदर जब 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 स्प्लिट होती है पार्टी तो विवाद होता है, स्वाभाविक है। लेकिन जो मनीष तिवारी का इशू है वो ये है कि अगर कोई बिल पास करना हो और पार्टी लाइन दूसरी हो,
मुझे लगता है ये राहुल गांधी का रेबेलियन ग्रुप सामने आया, जो जो 26 अब तक 26 क्या था, वो ग्रुप का ये मामला है। मनीष तिवारी को हम सब जान रहे हैं कि साइड कर दिया गया है। मनीष तिवारी जबरदस्ती इसमें अपना मतलब एग्जिस्टेंस में है, तो पार्टी तो उनको झेल रही है, या वो पार्टी को झेल रहे हैं, वो राहुल गांधी को झेल रहे हैं, वो अलग बात है। और सारी पार्टी ही राहुल गांधी को झेल रही है, और सबको ये मालूम है कि राहुल गांधी जब तक बैठे रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भाई माँ बेटे का प्रेम ऐसा है कि राहुल गांधी ही आगे चलाएंगे, चाहे वो उनका चैम्बर ऊपर का पूरा खाली क्यों ना हो। ऊपर वाले ने चांदी की चम्मच लेकर जो पैदा किया है, सोने की थाली में जो पैदा किया है, तो यहां पर जो सवाल पैदा हो रहा है कि सरकार कोई बिल लेकर आती है, कोई व्यक्ति कोई बिल लेकर आता है, कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आता है, और पॉलिटिकल पार्टी उस पर व्हिप जारी कर देती है, डालना है कि नहीं डालना है। तो फिर इनका कहना है कि बाकी सब पोपट हो जाते हैं। पोपट का मतलब है कि हम चुनकर आए, लोकसभा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने एरिया को भी भूल जाइए, अपने ऑडियंस को भूल जाइए, अपने वोटर को भूल जाइए, और पॉलिटिकल पार्टी उनको कहती ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, और वो उनको वैसा ही करना पड़ता है। अगर वो वैसा नहीं करेंगे तो पार्टी उनको बाहर के रास्ता दिखा देगी, तो और बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। तो इनका कहना यह है कि जो लेजिस्लेटिव मामले हैं, बड़े धैर्य से समझिएगा, एंटी डिफेक्शन की बात केवल वहां लागू होनी चाहिए जहां पर जब मेजोरिटी नॉन मेजोरिटी सिद्ध करनी हो, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन लाना हो। सामान्यतः कॉन्फिडेंस मोशन आता नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन लेकर आता है। वो अलग बात है कि केजरीवाल कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे अपना विधानसभा में, और वो कॉन्फिडेंस मोशन विधानसभा में वो ले जरूर आए थे, लेकिन सरकार अगली बार बन नहीं पाई। तो कभी भी सरकार स्वयं कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लेकर आती। एंटी जो दूसरा ग्रुप है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो विप ठीक है कि भाई अब हमारी पार्टी के सिंबल से लड़कर आए, हमने आप पूरी ताकत लगाई, आपको जिता कर लाए, और आपको यहां आ गए और यहां आकर आप भाग गए। तो इनका कहना यह है कि जब एंटी डिफेक्शन लागू होना चाहिए वो वहां विशेष परिस्थितियों में होना चाहिए, सामान्य परिस्थितियों में नहीं होना चाहिए। कोई भी बिल आया, कोई कानून आया, उस कानून पर प्रत्येक सदस्य को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ध्यान में रखते हुए बिल का समर्थन या विरोध करने की अनुमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी मतलब राहुल गांधी ने कह दिया और आपको तो डालना ही। मनीष तिवारी भले ही बहुत बुद्धिमान क्यों ना हो, वो भले ही सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर क्यों ना हो, भले ही कानून के जानकार क्यों ना हो, लेकिन राहुल गांधी जो 10वीं भी उनके लिए थोड़ा कठिन काम था, तो वो जो कह देंगे वो होगा। मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, मनमोहन सिंह जी कोई बिल लाएं, कानून बन जाए, राहुल गांधी उसको फाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि बड़े ब्रिलियंट व्यक्ति। अब तो राहुल गांधी मतलब प्रिवेल करते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनीष तिवारी जैसे लोग क्या करें कि वो समर्थन करें कि ना करें। समर्थन नहीं करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉज में उनकी सदस्यता जा रही है, और समर्थन करते हैं, करना मजबूरी है, तो पोपट बनकर बैठ गए। इन्होंने कहा भी है इस बिल में कि भाई जो वोटर है वो मैकेनिकल है, मैकेनिकली वोट डालता है। मैकेनिकल वोट की बजाय उसको कॉन्स्टिट्यूएंट के इंटरेस्ट में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। अपनी कॉन्शियस, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए वो बिल पर अपनी राय दे, ना कि पॉलिटिकल पार्टी के उसमें। तो उन्होंने कहा गुड लॉ मेकिंग तभी है जब सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, पूरी पार्लियामेंट कंट्रीब्यूट करेगी। अभी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी बता देती है उसके पास 200 हैं तो वो 200 वही बोलेंगे, और वो नहीं बोलेंगे तो फिर बाहर हो जाएगा। अब ये बात तो सबके लिए साबित होती है भाई, दोनों पार्टियों के लिए, जो मेन पार्टियां हैं देश में, उन सबके लिए लागू होती है। लेकिन अगर पार्टी का कॉन्फिडेंस अपने सांसदों पर नहीं है तो फिर देश पर पार्टी का कॉन्फिडेंस क्या हो पाएगा? ये पहला प्रश्न है कि भाई अगर सांसदों पर, जो जिनको वो जिता कर लाए हैं, उन पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये वोट डालेंगे हमारे पक्ष में कि नहीं, हमारे बिल पर वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में वो वोट तो वो जो बिल है वो तो मुझे लगता है कि पहले से डिफंक्टेड हो गया। इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत थी? राजीव गांधी को डर लगता होगा, उन्होंने 1985 में इसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ऐसे की आवश्यकता नहीं है। तो इनका कहना है कि केवल नो कॉन्फिडेंस मोशन या विशेष परिस्थितियों में जहां सरकार की इंटीग्रिटी की बात आती है, सरकार की यूनिटी की बात आती है, सरकार के नंबर्स की बात आती है, वहां पर तो ठीक है।
कि एंटी डिफेक्शन लागू हो, लेकिन बाकी जगहों पर जब कानून बनाने का नंबर आए तो सबको उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और उनको वोट डालने का पूरा अधिकार होना चाहिए और इस पर एंटी डिफेक्शन के लॉज लागू नहीं होने चाहिए। एंटी डिफेक्शन वाले मामले में जो अपील का चक्कर है, अगर एंटी डिफेक्शन ले भी आए हैं तो अपील का जब चक्कर फंसेगा तो वो भी 15 दिन के अंदर अपील और फिर 60 दिन के अंदर उसका डिसीजन और ट्रिब्यूनल बनाने की भी बात कही गई। हालांकि कोहोतो होलोहोन में भी यह कहा गया था कि उसका एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए, लेकिन वही बात है, ट्रिब्यूनल हो जाएगा तो फिर उसमें अभी ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट आप देख रहे हैं क्या उसमें बवाला पड़ा है कि सरकार क्यों कर रही है, हम क्यों नहीं कर रहे, हम ही क्यों नहीं, फिर पार्लियामेंट का मतलब खत्म हो जाता है अगर ट्रिब्यूनल बना देते हैं। इसीलिए उसको स्वयं में ट्रिब्यूनल ही कहते हैं। जो एग्जीक्यूटिव को डिसीजन लेने का राइट होता है, जैसे डीएम डिसीजन लेता है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेता है, वो लाइकली टू बी ट्रिब्यूनल है, इसलिए उसको ट्रिब्यूनल कहा नहीं गया है, लेकिन कोर्ट है तो वो ट्रिब्यूनल है, क्वासी जुडिशियल बॉडी उसको कहा जाता है। इसलिए यहां पर ट्रिब्यूनल की बात उन्होंने कही है कि इसका एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए सदस्यता को लेकर, वो डिसाइड करे, ना कि स्पीकर। चूंकि स्पीकर या वो बैठता है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अपनी पार्टी के ही पक्ष में जाता और इसीलिए लिटिगेशन और बड़े सारी समस्याएं खड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि मनीष तिवारी का जो ये बिल है, ये कानून से मेरी दृष्टि अगर कोई मानेगा तो मेरी दृष्टि के अनुसार इसको समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन भाई लेजिस्लेटर, सरकार बड़ी दृष्टि से सोचती है तो वो क्या कैसे सोचती है वो अलग बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।